नमस्कार, मेट्रो न्यूज़ पिंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुषमा विश्वकर्मा। देश में जहां एक ओर धर्म की राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक समीकरण अपना रंग बदल रहे हैं। कल्याण डोंबिवली में जहां शिवसेना ने एमएनएस से गठबंधन कर लिया है तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम नेता सहर शेख ने कहा वो मुमरा को हरा रंग देंगे। इस तरह के बयान और गठबंधन से राजनीति नहीं बल्कि इसका असर समाज और देश पर होता है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अतुल भातखंडकर जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, महायुति में जो है शिवसेना और बीजेपी साथ थे। अब कल्याण डोंबिवली में जो है कि शिवसेना ने जाके एमएनएस से हाथ मिला लिया है, तो इसका मुंबई की राजनीति पर कितना असर होगा? देखो, जहाँ तक मनसे ने कल्याण डोंबिवली में शिवसेना के साथ हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने उनके जो 5 या 7 नगर सेवक थे उनकी रजिस्ट्रेशन भी शिवसेना के साथ करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई राजनीतिक असर मुंबई पर आने वाला नहीं है, ना कल्याण डोंबिवली के राजनीति पर आने वाला है। कल्याण डोंबिवली में हमने एक साथ चुनाव लड़ा, हमने बहुमत हासिल किया है। मनसे ने उनके लोकल इश्यूज़ को लेकर ये तय किया कि वो शिवसेना के साथ आ रहे हैं, तो मेयर महायुति का ही होने वाला है, ये पहले से तय है। और इसका कोई भी असर मुंबई के, कल्याण डोंबिवली के या पूरे महाराष्ट्र के राजनीति के ऊपर होने वाला नहीं है। असर होगा तो उद्धव ठाकरे गट और मनसे, इनकी जो मुंबई में युति हुई थी, कल्याण डोंबिवली में युति हुई थी, उनको आपने ये सवाल पूछने की आवश्यकता है। जी। कल तक एमएनएस जो है वो शिवसेना के खिलाफ थी, आज उनके साथ है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये सब कुर्सी के लिए हो रहा है? देखो, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपका सवाल बराबर है, लेकिन आपका सवाल का जो एड्रेस है वो गलत है। ये सवाल अपने मनसे को पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। संदीप देशपांडे को पूछना चाहिए, राज ठाकरे जी को पूछना चाहिए। उन्होंने तो मुंबई, कल्याण डोंबिवली, नासिक, ये सब जगह पर चुनाव उभाटा और मनसे ने एक साथ लड़ा। चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि हम शिवसेना के साथ जाएंगे। तो ये सवाल जो है, सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन वो उभाटा या मनसे को पूछना चाहिए। जी। मेयर को लेकर 2.5 साल की बात हो रही थी, 2.5 साल, और शिवसेना जो है वो महापौर की मांग करी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो, हमारे दृष्टि से मेयर, स्टैंडिंग कमेटी या और कोई कमेटी का अध्यक्ष पद ये लोगों के सेवा का जरिया है, और इसके लिए हम इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखते हैं, ना महायुति के अंदर हम पॉलिटिकल वन अपशिप करके देखते हैं कि बाबा हमने मेयर हमारा हो गया। ऐसी हमारी देखने की दृष्टि इस तरफ नहीं है। सम्माननीय मुख्यमंत्री दावोस गए, आपको भी मालूम है, कल तो वो महाराष्ट्र में वापस आ जाएंगे। 30 लाख करोड़ के MOUs उन्होंने साइन किए हैं। वो आने के बाद वो और एकनाथ शिंदे जी एक साथ बैठेंगे और उसके बारे में का जो भी निर्णय है, ये सभी महानगर पालिकाओं के बारे में का निर्णय दोनों मिलकर महाराष्ट्र की जनता को साझा करेंगे। जी। ये जो कल्याण डोंबिवली में राजनीतिक समीकरण बदला है, तो इसका फायदा किसको होगा? एमएनएस, शिवसेना या फिर बीजेपी को नुकसान? देखो, फायदा तो महायुति को ही होगा, क्योंकि महायुति तो बरकरार है उधर। ऐसा शिवसेना ने नहीं करा है कि मनसे के साथ जाने के कारण वो महायुति से बाहर निकल रहे। ना मनसे ने उनको कोई ये शर्त रखी थी कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप महायुति से बाहर निकलो। तो महायुति इंटैक्ट है। महायुति को मनसे के इंजन का एक डिब्बा कल्याण डोंबिवली में जुड़ गया है, इतना ही उसका अर्थ है। मुझे लगता है कि विकास के राजनीति की दृष्टि से ये एक अच्छा और योग्य कदम है। जी। सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दावोस से वापस आ रहे हैं, तो क्या वो शिवसेना को मनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, इसमें मनाने का क्या सवाल ही नहीं है ना।
जैसा मैंने कहा कि कल्याण डोंबिवली में भी महायुति का ही मेयर होने वाला है। जैसा मुंबई में होगा, थाना में होगा, सभी जगह पर महायुति के मेयर होने वाले हैं। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक कश्मकश इसमें है। हमारे दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मनसे के पूरे गुट ने, स्थानिक नेतृत्व ने ये निर्णय किया कि वो शिवसेना के साथ जाना चाहते हैं, यानी वो महायुति के साथ जाना चाहते हैं। शिवसेना, मनसे ने लोकसभा में भी हमको महायुति को समर्थन दिया था। तो अभी कल्याण डोंबिवली के उनके यूनिट ने ये डिसीजन दिया है। मुझे लगता है कि ये डिसीजन का आधार लेके उभाटा ने ये चिंता करना चाहिए कि अन्य जगह के मनसे के लोग ये न कहे कि वो भी महायुति के साथ जाना चाहते हैं। जी, मुंबई ने ठाकरे ब्रांड को नकार दिया था। मुंबई ने साफ कह दिया था कि यहाँ पर ब्रांड की नहीं, विकास की राजनीति चलेगी। पर अब शिवसेना ने एमएनएस के साथ जो हाथ मिलाया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो, पहली बात तो ठाकरे कभी ब्रांड थे ही नहीं। महाराष्ट्र में ब्रांड कोई होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिनके पदचिन्हों पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी और महायुति हमेशा करने का कोशिश करती है। पहली बात, मैं वापस आपके प्रश्न के लिए दोहराता हूँ कि मनसे शिवसेना के साथ गई है, इसका अर्थ यही है कि वो महायुति के साथ गई है। कल्याण डोंबिवली में मेयर किसका होगा, तो मेयर महायुति का ही होगा। और इसके लिए क्योंकि दोनों के पास पर्याप्त संख्या है, दोनों ने साथ चुनाव लड़ा था कल्याण डोंबिवली में, और इसके लिए दोनों का महायुति का मेयर होगा। मनसे ने ये निर्णय किया है कि वो शिवसेना के साथ यानी महायुति के साथ वो जाएंगे। हमारे महायुति में और कोई घटक पक्ष आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मेयर को लेकर अब तक इतना सस्पेंस क्यों है सर? नहीं, देखो, पहली बात तो परसों ही मेयर के आरक्षण, कल ही मेरे ख्याल से मेयर के आरक्षण आए। जब तक आरक्षण नहीं आता है तब तक नामों की चर्चा नहीं हो सकती है। अभी कल राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में। आने के बाद वो और एकनाथ शिंदे जी बैठेंगे और सभी बातों के विषय करेंगे। हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के आला कमान के जो लोग हैं वो भी बैठेंगे और वो मेयर के बारे में, बाकी कमिटीज़ के बारे में निर्णय करेंगे। इसमें कोई देरी नहीं है। लेकिन आरक्षण ही नहीं हुआ था तो हम उसके ऊपर विचार कैसा कर सकते थे? तो विचार ही नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमने विचार किया नहीं। आने वाले दिन में विचार करेंगे और जैसा चुनाव आयोग इस सभी बातों का, चुनाव का प्रोग्राम डिक्लेयर करेगा, उसके आधार पर हम हमारे निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र की जनता को वो निर्णय बताएंगे। जी, आज बाला साहेब ठाकरे की 100वीं जयंती है, तो आपको क्या लगता है उनके विरासत का असली वारिस कौन है? देखो, विरासत संपत्ति की नहीं होती है, बड़े लोगों की विरासत विचारों की होती है। और बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेने के बाद अपने मन में जागृत होता है हिंदुत्व। जो हिंदुत्व उद्धव ठाकरे जी ने बाजू में रखकर खुद को मुख्यमंत्री होने का प्रयास किया, महाराष्ट्र के जनता का विश्वासघात किया, स्वयं अपने पिता का भी उन्होंने विश्वासघात किया। क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने अपने एक साक्षात्कार में ये कहा था कि मैं जिंदगी भर कभी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूँगा, मैं मेरा दुकान बंद करूँगा लेकिन कांग्रेस के साथ जाऊँगा नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बराबर उसके उल्टा काम किया। वो कांग्रेस के साथ गए, जिस कांग्रेस ने महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी आदमी का हमेशा द्वेष किया। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश ये किसने रची? तो वो कांग्रेस ने रची थी। और इसके लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के असली वारसदार कौन है? तो वो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, यही उनकी असली वारसदार है। जी, महाराष्ट्र में 29 महापालिकाओं में जो आरक्षण हुआ है उसे बीजेपी कैसे देखती है? नहीं, देखो, आरक्षण तो लॉटरी होती है ना, तो उसके ऊपर कोई कमेंट करना ये मुझे लगता है उचित नहीं होगा। जो आरक्षण पड़ा है उसके अनुसार हम काम करेंगे, क्योंकि हम संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसी महापालिकाएं सर्वसाधारण रही हैं, तो क्या ये बीजेपी के लिए एक मौका है? नहीं, देखो, सर्वसाधारण महिलाओं के लिए आरक्षण है। हमारे पास काफ़ी सक्षम महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, और इसके लिए आरक्षण के अनुसार हम उनको वहाँ कोई भी महिलाओं को पार्टी के आला कमान के नेता चुनेंगे।
इस बार महापालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, महिलाओं को आरक्षण 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद आया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि 50% हिस्सा समाज में महिलाओं का रहता है। तो पढ़ी लिखी अच्छी महिला आने वाले दिन में मुंबई जैसे शहर की महापौर बनेगी और वो मुंबई की प्रथम नागरिक करके काम करेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समाधानी है और भारतीय जनता पार्टी को खुशी है। तो क्या बीजेपी के पास एक मजबूत महिला नेता तैयार है? बीजेपी के पास एक नहीं, अनेक महिला नेता तैयार है और उस जो भी इसके बारे में निर्णय होगा वो निर्णय आपको आने वाले दिन में मालूम पड़ जाएगा। विपक्ष का कहना है कि ये जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, ये एक चुनावी राजनीति है। ऐसा है, विपक्ष के लोग ईवीएम के बारे में भी शंका जताते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में भी शंका दर्ज करते हैं और इसके लिए नाश्ता ये ना आंगन टेढ़ा, इस प्रकार की विपक्ष के लोगों की बात है। और इसके लिए विपक्ष के लोगों का कहना या उनके आरोप, इसको ना महाराष्ट्र की जनता कोई महत्व देती है, ना हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको कोई महत्व देते हैं। मीठी नदी पर दीनू मोरियो का क्या रोल है और अब क्या कार्रवाई हुई है अभी तक इस पर? नहीं, उनकी तहकीकात मुंबई पुलिस कर रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है और उस पर पक्के सबूत उनके पास है। आने वाले दिन में उनके खिलाफ इस विषय को लेकर कार्रवाई जरूर की जाएगी। पर ये नहीं लग रहा कि कार्रवाई थोड़ी धीमी रफ्तार से चल रही है? आम आदमी का कहना है कि कहीं अगर ये आम आदमी ने किया होता तो उन पर अब तक सख्त कार्रवाई हो गई होती। देखो, मीठी नदी के भ्रष्टाचार के बारे में कई सारे लोगों को जेल में डाला है, लेकिन हम कानून मानने वाले लोग हैं। हम राजनीतिक दृष्टि से कोई भी कदम उठाते नहीं है और जिस दिन पक्के सबूत होंगे उस दिन जो भी उसमें रहेगा उसको हम हिरासत में लेंगे। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मुंबई की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई कर जनता का पसीने का पैसा जो इन्होंने अपने घर में उसका उपयोग किया है वो पूरा का पूरा हम बाहर निकालेंगे और वापस मुंबई कर जनता को सुपुर्द करेंगे। यह हमारा वचन था, वचन है, वचन रहेगा। महाराष्ट्र में जो है बांग्लादेशी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखो, देश की डेमोग्राफी बदलने की एक साजिश चल रही है और इसके लिए हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में मुंबई महानगर पालिका के इसके बारे में जिक्र किया है। इसके लिए अलग से एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा और पुलिस के साथ मुंबई महानगर पालिका भी इस सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगी, क्योंकि बांग्लादेशी नागरिकों को या घुसखोरों को निकालना ये कानून से तो पुलिस का काम है, लेकिन जो अलग अलग आस्थापनाओं के बीच में काम करते हैं तो उसकी चेकिंग करना ये मुंबई महानगर पालिका के हिस्से में आता है। तो मुंबई महानगर पालिका इसके लिए एक विशेष मुहिम आने वाले दिन में चलाएगी। जी। AIMIM नेता सहर शेख के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या राजनीति अपने असली मुद्दे से भटक रही है? नहीं, उनके असली दांत ये इस दृष्टि से बाहर आए हैं और इसका सही में तो जितेंद्र आव्हाड ने सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उनको जे कहलाते वो झूठा जितेंद्र, और उन्होंने बोल दिया है कि हम पूरा मुमरा हीरो हरा कर देंगे। जिन्होंने जितेंद्र आव्हाड को भी बख्शा नहीं, जो जितेंद्र आव्हाड इशरत जहाँ के नाम से एम्बुलेंस चला रहे थे, जो जितेंद्र आव्हाड दहशतवादियों के साथ मिली हुई इशरत जहाँ के साथ उसके नाम से पुरस्कार देते थे, वो जितेंद्र आव्हाड को भी, वो हिंदू है इसके लिए उन्होंने बख्शा नहीं है। मुझे लगता है ये वेकिंग कॉल है शरद पवार गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये आज के नेता धर्म और पॉलिटिक्स के मुद्दों को धर्म को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो, MIM की बात करेंगे तो उनकी भूमिका तो बहुत स्पष्ट है। उन्होंने संसद के अंदर भी इसी प्रकार के नारे लगाए थे, बाहर भी वो लोगों के बुनियादी सवाल न उठाते हुए उर्दू भाषा में कामकाज होना चाहिए, इस प्रकार के सवाल वो उठाने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि इस देश के सभी राजनीतिक दलों ने इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि उनके पक्षीय दलगत राजनीति के ऊपर
इस देश है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। ये शरद पवार गट ने, कांग्रेस ने सोचने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी तो राजनीति के ऊपर उठकर इस बारे में सोचिए और महाराष्ट्र को, मुंबई को बचाने का हम जो काम कर रहे हैं इस विषय में हमको सहयोग कीजिए। ये जो वोट बैंक के नाम पर, वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति हो रही है, इसका मुंबई की सियासत पर कितना असर पड़ेगा? आपने देखा ही है MIM के कितने लोग इस बार चुन के आए। पूरे महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा पार्षद MIM के चुन के आए। ये क्या दिखलाता है? ये साफ यही दिखलाता है कि दुर्दैव से आज भी अपने समाज का एक हिस्सा ये वोट करते समय धर्म के आधार पे वोट कर रहा है। जो पूरा महाराष्ट्र को हरा बनाने की बात कर रहे हैं उनके साथ एक तबका खड़ा रहने का दुस्साहस कर रहा है। महानगर पालिका के चुनाव थे। इस चुनाव में गटार, संडास, पानी, बिजली ये मुद्दे जनहित के थे, लेकिन इस मुद्दे को बाजू में रखते हुए उन्होंने धर्म के आधार पे मतदान किया है। इसके लिए मैंने कहा ये वेकिंग अप कॉल है कांग्रेस के लिए, शरद पवार गुट के कांग्रेस के लिए और बाकी तथाकथित सभी सेक्युलरिस्ट पार्टीज के लिए कि अभी तो उन्होंने जाग उठना चाहिए और दलगत राजनीति के ऊपर उठकर उन्होंने महाराष्ट्र के हित का, देश के हित के बारे में सोचने की आवश्यकता है। ग्राउंड लेवल पर इस तरह के बयान से टेंशन बढ़ रही है, तो क्या ये मुंबई की पहचान के लिए खतरा है? नहीं, मुंबई की देखो, मुंबई की पहचान जो है वही रहेगी। मुंबई की पहचान इस मुंबई में रहने वाला आगरी कोली समाज है। इस मुंबई का वर्कर लेबर क्लास है। इस मुंबई का मध्यम वर्गीय, ये मुंबई की पहचान है। और अभी मुंबई रुकने वाली नहीं है। मुंबई विकसित होकर ही रहेगी क्योंकि महानगर पालिका में हमारी सत्ता है। इस प्रकार के लोग कितना भी इस मुंबई को हरा करने का प्रयास करेंगे तो भी उनको हम काबू में रखेंगे और उन्होंने कानून हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो उनको कानून के माध्यम से सख्त सजा आने वाले दिन में हम देंगे। ये भी उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। तो देश के लॉ एंड ऑर्डर पर इसका क्या असर होगा? देखो, देश के लॉ एंड ऑर्डर पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि केंद्र में हो या राज्य में हो, एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारों की सक्षम सरकार वहाँ है और वो सरकार कानून का इस्तेमाल कड़े इससे करके इस प्रकार की प्रवृत्तियों को खत्म कर देंगे। आम जनता को बीजेपी इस मुद्दे पर क्या भरोसा देना चाहती है? नहीं, बीजेपी ने चुनाव के पहले घोषणा दी थी कि आता मुंबई थांबणार नहीं और इसके लिए मुंबई के जो अलग अलग विकास काम है वो सभी विकास काम हम करेंगे। DP रोड खुलवाएंगे। पानी का प्रश्न है, हमने ऑलरेडी गारगाई, पिंजाल इस डैम के काम को प्रारंभ किया है। आने वाले दिन में वो डैम भी पूरा करेंगे। STP प्लांट बिठाने का काम चालू किया है, वो भी पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि मुंबई कर जनता के जो विकास के मुद्दे हैं वो मुद्दे हम आने वाले दिन में सुलझाएंगे। साथ में मुंबई को और सुरक्षित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना महायुति, महापालिका के माध्यम से करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे अतुल जी जिन्होंने राजनीति पर अपने विचार हमारे सामने खुलकर रखे। देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।